fighting alone would be always a big problem. That's right. Now let's go straight across to Mr. Manoj Yadav of the Samajwadi Party. He joins us from Gonda in Uttar Pradesh. Manoj Yadav साहब नमस्कार. नमस्कार, आपको बहुत मेरा नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. राजीव जी आपको भी और प्रदीप जी आपको भी. क्या और ढेर सारी बधाइयां आपको और नवरात्र की भी बहुत बधाई. जय माता दी. जय माता दी. जय माता दी. मनोज यादव जी आज अभी आप गोंडा में हैं सर, मुझे बताया गया है सर. वहां पर बिल्कुल मैं वहां पर क्या स्पेशल चल रहा है सर? आप वहां पर हैं, जरा बताएं हमारे दर्शकों को. समाजवादी पार्टी इस सीट को आज की डेट में लगभग 1 लाख वोटों से लीड कर रही है. क्या बात. और ये सुन के आप आश्चर्यचकित रहेंगे, लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आई एम ऑन द ग्राउंड और मैं ग्राउंड में हूं और ग्राउंड में लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं. देखिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक मेरेकल किया है और वो मेरेकल है, वो शब्द है, वो जादू है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक. आधी आबादी और अगड़ों में भी जो पीछे रह गए, उनका जो एक 90% का जो कॉम्बिनेशन बनाया है, वो कॉम्बिनेशन बहुत ही असरदार है. और मैं आपको एक बड़ी बात कह रहा हूं और मेरी बात के बिहाफ पे आप कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो जीत का महारथ है उसको समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस ने रोक दिया है. लगभग रोक गया है. सीटें नंबर होंगे इस पे मेरे ख्याल से प्रथम चरण का जो पड़ेगा वोट उसके बाद यानी 19 अप्रैल के बाद आपको इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इंडिया अलायंस मिरेकल कर रहा है, जादू कर रहा है. जी उसके बारे में तो यहाँ खबर आ रही है, ऐसी बात तो नहीं है. जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो नहीं दिखा रहा है, बाकी सब लोग तो दिखा रहे हैं. मतलब जितने यूट्यूब वाले हैं और हमारे जितने स्टिंकर्स हैं, यार दोस्त हमारे जितने हैं, पुराने सहारा के जितने साथी हैं, सब लोग यही बात कर रहे हैं कि पहली बार देखने को मिला है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इतना नहीं, समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है. और हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कैंपेन करी है उसको ब्लॉक करने में अभी तक कामयाब हुआ है. लेकिन क्या राम मंदिर का इफेक्ट इस पे नहीं होगा सर, मनोज यादव जी? मैं राम मंदिर को लेके आपको आश्वस्त कर सकता हूं. देखिए राम मंदिर बन गया, राम मंदिर का निर्माण हो गया, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो अब कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे जनता के बीच में कोई आक्रोश हो. और हमारे यहाँ एक कहा जाता है, कहावत है कि जब पूर्ण हो जाता है तो फिर इसके बाद हम सुस्त हो जाते हैं, हम उस तरफ चले जाते हैं जिसको आराम कहते हैं. यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता राम मंदिर बनने के बाद, राम काज पूर्ण होने के बाद, रामलला की स्थापना होने के बाद वो बिल्कुल अपने दूसरे मोड में चली गई. क्योंकि अभी तक तो एक बड़ा लक्ष्य था कि मंदिर बने, लोगों की जन भावनाएं थी, सबका मन था, बन गया, तो अब नया लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए. नया लक्ष्य क्या है? नया लक्ष्य उत्तर प्रदेश के ये है जो आम जनमानस है कि उनका बेटा बेरोजगार है, उनका जो पति है उसकी आय जो है दोगुनी की जगह 1 गुनी भी नहीं रह गई है. उस महिला के साथ अत्याचार हो रहा है जिस महिला के लिए अमित शाह गृह मंत्री ये एश्योर्ड करते हैं कि वो 5 लाख से ज्यादा के गहने पहन के रात के 12 बजे निकल सकती है. उल्टे ये है कि उत्तर प्रदेश के दारोगा ही डकैत है, उत्तर प्रदेश सी लुटेरी है. कितने सारे केसेस आप प्रतिदिन समाचार में देखते हैं. वो अलग बात है, इन सारी बातों को नेशनल मीडिया में डिबेट का हिस्सा नहीं बनाया जाता है. तो जनता को तो सब मालूम है ना, जनता सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से और खबरों अखबारों के माध्यम से इन सारी चीजों को देख रही है. तो जनता का जो एक शब्द में अगर उस बात को कहूं तो उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर है. वो बदलाव किस हद तक जाएगा और ताश के पत्तों पे बने बीजेपी के साम्राज्य को कितना झकझोर के गिराएगा ये समय तय करेगा. राजीव, लेकिन प्रदीप जी, वन सेकंड. तो यादव साहब, मनोज यादव जी, तो जो खबर मिल रही है हम लोगों को मतलब सही है कि एक अंडर करंट है और जान करके बड़े आराम से एक साइलेंट कंसोलिडेशन हो रहा है आपके फेवर में, उसके बारे में ज्यादा लोगों को भनक नहीं है. इज दैट हाउ यू आर वर्किंग? कि बीजेपी को शायद इसकी भनक भी नहीं है कि ये जो पीडीए है उसकी कंसोलिडेशन की वजह से समाजवादी पार्टी इस वक्त शायद भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोक देगी. मनोज यादव जी. बिल्कुल राजीव जी, आपने जो नस पकड़ी है, नब्ज पकड़ी, बिल्कुल सही पकड़ी है. देखिए बीजेपी
के पास पीडीए की कोई काट नहीं। हिंदुत्व 10 साल से वो लगातार हिंदुत्व 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 हिंदुत्व, और पूरे भारत को हिंदुत्व, हिंदू को हिंदू, मुसलमान को हिंदू, सिख को हिंदू, जैनी को हिंदू, ईसाई को हिंदू, सबको हिंदू बना रहे थे। तो वो तो जो एक इनका एजेंडा था, जो इनका वो पूरा प्रोपेगेंडा था, वो चल गया 10 साल। अब हमारे पास एक्चुअल मुद्दा आया है। एक्चुअल मुद्दा ये कि हम पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए में किसकी बात कर रहे हैं? पिछड़े की। पिछड़ा क्यों परेशान है? क्यों? पिछड़े का आरक्षण खत्म कर रही है मौजूदा डबल इंजन की सरकार। पिछड़ा परेशान है। पिछड़े का बेटा जो पढ़ लिख के अपने आप को एम्पावरमेंट करके आगे बढ़ाना चाहता है, सरकारी नौकरी करना चाहता है, आरक्षण के माध्यम से अपने परिवार को मजबूत करना चाहता है, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से मजबूत करना चाहता है, उसके लिए अवसर ही नहीं है। उसको तो एडहॉक की नौकरी मिल रही, एडहॉक भी नहीं, उसको कहते हैं ठेका प्रथा मिल रहा है, उसमें भी 11 महीने के बाद उसको लात मार के निकाल दिया जा रहा है। तो क्यों काम करेगा? फिर आता हूं मैं डी फॉर दलित। सबसे ज्यादा अत्याचार जो हो रहा है वो दलितों पे हो रहा है। दलितों के ऊपर बीजेपी के विधायक, सांसद, इनके नेता, छोटभैया नेता और भाजपा के महागुंडे टाइप के लोग अत्याचार कर रहे हैं, तो वो भी प्रताड़ित है। इसके बाद अगर मैं सीधे सीधे ए फॉर अल्पसंख्यक ही कह दूं, तो अल्प पर किस तरीके से अत्याचार इन 10 सालों में हुआ, उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि मनोज यादव को कोई उदाहरण देना पड़ेगा। इसके बारे में दुनिया के मीडिया ने भारत को आईना दिखाने का काम किया है। इसलिए वो पूरी तरीके से एक बदलाव का मूवमेंट है, लोग पूरी तरीके से मूव कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया, और इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। और उनकी रणनीतिक समझ, उनकी राजनीतिक समझ, उनकी जो पूरी तरीके से वो एक राजनीति में एक उत्तर भारत मैच्योर लीडर के रूप में उभरे हैं। उन्होंने जो टिकटों का वितरण किया वो बहुत ही मैरिकल। वो मैं, राजीव जी, प्रदीप जी, आप सब लोग उस दिन डिस्कस करेंगे जिस दिन परिणाम आएंगे, और जिस दिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड गुजरात कंपनी रिटर्न टू गुजरात होगी, उस दिन आपको लगेगा कि मनोज यादव ने जो कहा था। मनोज जी, मगर योगी आदित्यनाथ कहना कल ही कहा था कि नया भारत है, ये नया भारत है। नया भारत में एक फटाका भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले से अपना सफाई देता कि ये फटाका हमने भी फोड़ा। ये नया भारत है, नया भारत है, ये नया भारत है। नया भारत बोलता नहीं है योगी आदित्यनाथ, नया भारत बोलता नहीं है। नया भारत घुस के मारता है, बोले कि सर्जिकल स्ट्राइक घुस के मारता है। नया भारत घुस के मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालों को स्ट्राइक, क्लियर कट हमने दिखाया। नया भारत ने दिखाया कि सेना और सीमा पर कोई भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे अटैक। ये नया भारत है, एकदम उत्तेजित किया राष्ट्रवाद, राष्ट्र सुरक्षा। मनोज यादव जी। प्रदीप जी, बहुत शानदार सवाल पूछा, उसके लिए आपको धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि नया भारत बोलता नहीं है, वो एक्चुअली एग्जाम्पल सेट कर रहे थे, अपने को कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ बोलता नहीं है। हो क्या रहा उत्तर प्रदेश में? यहाँ उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है लगातार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी महापंचायत राजपूत समाज कर रहा है, और वो विरोध कर रहा है, और वो कसम खा रहा है भगवान राम की, माता की, जितनी भी उनकी माताएं हैं जो उस क्षेत्र की हैं, कौसंबरी माता, जब सबका नाम लेके वो कसम खा के लाख लोगों के बीच में कह रहा है कि हम को वोट नहीं देंगे। तो वो क्यों कर रहा है पता है? वो तो योगी आदित्यनाथ जी करा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को पता है थर्ड टर्म में अगर मोदी जी आ गए तो फिर मेरी तो कुर्सी उठा के फेंक देंगे, वो मुझे उतार के फेंक देंगे, क्योंकि मोदी जी, अमित शाह जी तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो वो योगी जी अपना पूरा काम कर रहे हैं कि उनको किस तरीके से बीजेपी को डिस्ट्रॉय करना है। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये मेरा एलिगेंस नहीं है, मेरा आरोप नहीं है, ये सत्यता है। जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है, पूरी जनता उत्तर प्रदेश की चिल्ला चिल्ला के कह रही है। और फिर लोकल लीडर्स पे जो नाराजगी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूरब हो, तरीके से क्षत्रिय समाज को इग्नोर किया है मोदी शाह एंड कंपनी ने, उसके पीछे भी रीजन है वो क्षत्रिय नेताओं को, जिन पे योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा जिसे कहते हैं कि पैरोकारी थी कि इन समाज के लोगों को वोट दिया जाए, उन टिकट दिया जाए, माफ करिएगा, उन टिकट्स को दोनों लोगों ने काटा है, चूंकि वो नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ का ग्रुप उत्तर प्रदेश में मजबूत हो या उनका होल्ड हो। तो वो टिकट कटने की नाराजगी प्लस नेताओं का जैसे अपमान हो रहा है, उन सब का जो एक मिश्रण है वो बीजेपी को पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। जी मनोज यादव जी, दूसरा है सिक्योरिटी। मुख्तार अंसारी जिस प्रकार से जो भी हुआ जेल में, कुछ कह रहे हैं कि कस्टोडियल डेथ है, कुछ कह रहे हैं कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर है विद इन कस्टोडियल इंटरोगेशन, कोई बोलते हैं कि हार्ट अटैक से मरा हुआ है। बट
योगी आदित्यनाथ ने अपने दिखा दिया कि सुरक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लॉ एंड ऑर्डर, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सिक्योरिटी। तो ये एक विवाद है। बोले कि नेताजी के वक्त पर डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मुख्तार अंसारी जेल में बैडमिंटन खेला करते थे, बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये आलम था समाजवादी के राज में, जो मुख्तार अंसारी जिस प्रकार से लिबर्टी था, एट लिबर्टी, जेल में हर चीज करना, फ्रीडम। पुलिस ऑफिसर्स बाहर आके कहने लगे कि हम पे तो कुछ एक्शन लेने के डरते थे कि द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हमको सपोर्ट नहीं करता था। तो क्या मुख्तार अंसारी के जिस प्रकार से हुआ जो भी विवाद, अखिलेश यादव जी शायद घर में भी गए थे उनको फैमिली से मिलने के लिए, तो क्या ये एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लॉ एंड ऑर्डर, नो कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी, बट आप दिखा रहे, समाजवादी पार्टी दिखा वी आर सॉफ्ट ऑन दिस प्रकार ऑफ गुंडा राज और जिस प्रकार से मरा गए। तो हाउ डू यू सी इट? ये लोग भी देख रहे हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। मनोज यादव जी। प्रदीप जी देखिए, संविधान के दायरे में सबको अपने अपने अधिकार प्राप्त हैं। मुख्तार अंसारी जी 5 बार विधायक रहे और एक विधायक को क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं जेल में, ये बात न मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है ना आपको कहना। एक बात, और जेल इसलिए होती है कि जो भी कोई वो सजा याफ्ता नहीं थे, वो तो तमाम सारे केसेस लगे थे, किसी भी उनको सजा नहीं हुई थी किसी केस में। अभी हाल में 6 महीने पहले उनको एक सजा हुई है। तो क्या किसी भी कैदी को जेल में इसलिए रखा जाएगा कि उसको काल कोठरी में डाल के उसको खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए हम जेल में डालते हैं? क्या हम अंग्रेज हैं क्या? हम अपने देश के नागरिकों को मौका देते हैं, मौका देते हैं, उनके साथ एक ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो समाज में मुख्य धारा से जुड़ सकें। अगर वो कोई माफिया था तो मैं बड़ी बेबाकी से आपसे पूछता हूं और कहता हूं, देश को बताना चाहता हूं, क्या मुख्तार अंसारी दीवार पे गोली चला के माफिया बन गए क्या, या किसी पेड़ पे गोली चला के माफिया बन गए? मैं सीधे आपका आरोप एक्सेप्ट करते हुए कहूं, अगर नाम लिया जाएगा तो आपको पता लगेगा कि वो भी एक कोई गैंग था, जिस गैंग का सरगना ब्रजेश सिंह था। ब्रजेश सिंह को आज की डेट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे रखी और उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम सारे फोर्सेस के जवान। तो अगर एक माफिया गैंगवार करने वाले व्यक्ति के परिवार के लोग राजनीति में हैं और उनको सिक्योरिटी सरकार दे रखी, तो दूसरे को माफिया क्यों कहते हो आप? किस आधार पे कह रहे हो? मुख्तार अंसारी माफियाओं के लिए माफिया वाले थे, मुख्तार अंसारी आम जनता के लिए माफिया नहीं थे। मुख्तार अंसारी पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनमानस के गरीब किसान पिछड़े मजदूरों के लिए माफिया नहीं थे, जो जिनसे अदावत थी, जिनसे लड़ाई थी, उनके लिए थे। और उस आदमी के बारे में हम आज ये टिप्पणी कर रहे हैं जो आदमी पिछले 17 साल से जेल में था और देश के तमाम सारे क्षेत्रों में जेल में रहे वो। तो ये बात मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ को कहने की आवश्यकता है, और ना योगी आदित्यनाथ कहें। मनोज यादव जी, we would like you to react to this statement. बैडमिंटन, बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैडमिंटन खेलता है मुख्तार अंसारी जी के साथ जेल में, पुलिस ऑफिसर्स ने बोले। तो क्या ये व्हाट इट शोज, पोर्ट्रे क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन सा पुलिस ऑफिसर बोला, ये मुझे बताइए। वही पुलिस ऑफिसर जिसने शायद मुख्तार अंसारी पर एक्शन लिया था और कार्रवाई करके उन्होंने कहा कि बहुत प्रेशर था उन पर, कार्रवाई नहीं करे। बोले कि मैं देख रहा हूं कि डीएम आके बैडमिंटन खेल रहे हैं जेल के अंदर मुख्तार अंसारी जी के साथ। मैंने कहा कि क्या जेल में बैडमिंटन खेलने की परमिशन नहीं है क्या डीएम के साथ? क्या नहीं? हम कह रहे डीएम क्यों आया खेलने? ना खेले, वहां के जेल कर्मी खेले, कैदी खेले। मैं भी एक दिन के लिए गया हूं जेल, मुझे भी मालूम है, किसी एक दारोगा ने मेरे ऊपर फर्जी केस लगा दिया, तो वहां मैंने देखा लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, कैदी खेल रहे थे। ये सवाल बड़ा नहीं है। सवाल ये बड़ा है कि जो पुलिस के अधिकारी आज बयान मुख्तार अंसारी के खिलाफ दे रहे हैं, दे ऑल निक्कर पहन रखी, जो आजम साहब ने कहा था, और निक्कर पहन रखी है संघ की, RSS की। तो मनोज यादव जी ये बताएं जी, योगी आदित्यनाथ जी का ये कमेंट आया, वो शायद प्रदीप जी ने आपसे पूछा, वो खो गया शायद, कि पहले लोग सिर्फ एनकाउंटर से डरते थे, अब जेल जाने से भी डरते हैं। इसका क्या मतलब है? एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बयान दे सकता है क्या सर, आफ्टर मुख्तार अंसारी कस्टोडियल डेथ? सर प्लीज। मैं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं कहना पड़ रहा है मुझे कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ का उदाहरण बन चुका है।
मैं आपसे क्या शब्द कहूं। आप सोचो कि अगर उत्तर प्रदेश में रियल में कानून का राज है तो कस्टोडियल डेथ क्यों हो रही, क्यों हो रही? और अगर कस्टोडियल डेथ करके उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सही किया जा सकता है तो फिर तो किसी को भी मारा जा सकता है, और सरकार बदलेगी तो कोई और लोग कस्टोडियल डेथ में मर जाएंगे। क्या योगी आदित्यनाथ को इस बात का इल्म नहीं है क्या? अरे कोई अमर होके आ गए क्या योगी आदित्यनाथ? अगर जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन तुम्हारी तरफ के लोग हो सकता है कस्टोडियल डेथ में डेथ कर जाएं, तो क्या हम ये बयान देंगे, हम ये कहेंगे राजीव जी, प्रदीप जी, तो क्या आप मेरी बात को एक्सेप्ट करोगे और ये बात आप कहोगे कि मनोज यादव जी आपका बयान या आपके नेता का बयान संविधान विरोधी है कि नहीं है? कि कस्टोडियल होना भी एक मतलब बड़ी गर्व की बात है। अगर है तो योगी आदित्यनाथ जी को अवार्ड देना चाहिए, भारत रत्न देना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, जाहिलियत की पराकाष्ठा को पार कर चुके उत्तर प्रदेश मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है जी। लेकिन अभी तक आपने ये रीजन जो है, मिस्टर यादव, आर यू विद अस? आई थिंक वी लॉस्ट हिम। यस यस यस, ऑलराइट, या ही इज विद अस, फाइन। ये जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपने पहले ही बता दिया हो, वी वर कमिंग टू दैट क्वेश्चन, कि जो क्षत्रिय समाज है और काफी हद तक राजपूत समाज भी जो है, जो क्षत्रिय समाज के साथ जुड़ गया है कहीं कहीं, तो उनकी आखिर में रिजेंटमेंट क्या है? इट कुड नॉट बी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स, सिर्फ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो सकती जहां तक मेरा ख्याल है। ये तो काफी लॉन्ग स्टैंडिंग रिजेंटमेंट है, मुझे लग रहा है काफी देर से गुस्सा है, वो जो बाहर आ रहा है अभी। यादव साहब बताएं। नहीं, बिल्कुल सिर्फ राजपूत समाज की बात नहीं है, सैनी समाज को इन्होंने पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कश्यप समाज कर दिया, और इस तरह जितने भी एससी है, ओबीसीज हैं और मुस्लिम समाज से तो उनका बाइकआउट पहले से है। तो बीजेपी ने खुद अपनी राजनीति में और इस आधार पर राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इस बात को सामने किया कि हम किसी को भी टिकट दे सकते हैं, किसी को भी जिता सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल था 19 में, राष्ट्रवाद के नाम पे पॉसिबल था, हमारे 50 जवान शहीद हुए थे, मौजूदा प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे थे। लेकिन 2024 में इसका कोई भी स्पेस भारतीय राजनीति में नहीं है। जनता को एक विश्वास हुआ है, जो बात आप और हम डिबेट में आज से 1 साल 1.5 साल पहले कहते थे, हु इज अगेंस्ट टू मोदी, हु इज अगेंस्ट टू बीजेपी, हु इज अगेंस्ट टू इंडिया अलायंस, ये बड़ा सवाल था इस देश की डिबेट में कि मोदी के सामने कौन। आज मैं आपको बताऊं कौन है। मोदी के सामने कोई नेता नहीं है, मोदी के सामने देश की जनता खड़ी हो गई। और देश की जनता कौन है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर अधिकारों का नाश किया है, बंटाधार किया है पूरा, तो वो इन्हीं लोगों का किया। तो मोदी के अगेंस्ट पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक खड़ा हो गया, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान खड़ा हो गया है, अगड़ों के भी वो बच्चे खड़े हो गए जिनके पर्चे लिए, जिनको नौकरियां नहीं दी जाती हैं। तो एक बड़ा कॉम्बिनेशन जिसको राष्ट्रपति ने 90% का बड़ा वोट बैंक बोला है। बट यादव जी, बट आपका पीडीए समाजवादी अखिलेश यादव जी पीडीए, उसका मुकाबला क्या मोदी जी के गरीब कल्याण स्कीम्स टक्कर नहीं दे रहे? 80 करोड़ लोगों को फ्री मुफ्त में भोजन देना, मीन्स खाना राशन देना, पीएम किसान सम्मान, आवास योजना, जिस प्रकार से आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, हर घर शौचालय, स्वच्छ भारत, तो क्या ये जो योजनाएं हैं ये गरीब को टच नहीं करता? जनमन योजना जो ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम को में लेके आने के लिए, विश्वकर्मा योजना, 13,000 करोड़ जो मोदी जी का कहना हमने विश्वकर्मा स्कीम में लगा दिया कि जो ओबीसी समाज को है, ओबीसी समाज को उन्होंने मुद्रा लोन्स बोले कि जहां कोई खड़ा नहीं थे, मोदी जी आए, मोदी गारंटी है, और उनको मुद्रा लोन के माध्यम से दिया। तो क्या ये सब नहीं है? क्या ये टक्कर नहीं देगा आपके जो पीडी है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी स्कीम्स को टक्कर देने के लिए? मनोज यादव जी देखिए, मैं एक बड़ा सटीक और बेहतरीन उदाहरण दे रहा हूं, आपको मजा आएगा सुन के। हमारे यहाँ एक कथा और भजन कहने वाले थे जिनका नाम था पंडित राम समुज उपाध्याय जी। बड़ी अच्छी कथा कहते थे वो, और बड़ा अच्छा भजन गाते थे। लेकिन वो पंडित राम किशन उपाध्याय जो थे, उनकी जगह पे अब हम एक बेहतरीन भजन गायक को लेके आ गए, जिसका पूरी दुनिया में चर्चा है। उसका आप कोई भी नाम ले सकते हैं, किसी को भी भजन गायक कर सकते हैं। तो जनता को जो भजन योगी मोदी ने सुनाया, बीजेपी ने सुनाया, वो भजन अब छोटा हो,
बड़ा भजन की अब सुनने की इच्छा भारत की जनता की रहेगी, उत्तर प्रदेश में खास। पहला भजन, हम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने जा रहे हैं। दूसरा, हम किसान की MSP देने जा रहे हैं। हम किसान की कर्ज माफी करने जा रहे हैं। हम नौजवानों को 30 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी गरीब महिलाओं को 3,000 रुपए महीने पेंशन देने की बात कर रही है। जो मनरेगा के मजदूर हैं उनकी 450 रुपए मिनिमम मजदूरी तय करने की बात करें। फसलों के और दूध के MSP की बात कर रहे हैं। हम जो स्वामीनाथन आयोग की 2+ कर की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। और भी मुद्दे हैं देश के नौजवानों के, किसानों के जितने 18% GST वाले उनके दर्द हैं, उनके दवाई, खाद, पानी, बीज पे जितने कृषि यंत्र हैं उन पे जो हम हटाने जा रहे हैं। तो ये जो टोटल ओवरऑल बात हो रही है वो मोदी जी के भजन को अब कोई सुनना नहीं चाह रहा है। अब जो बात करना चाह रहा है वो कुछ नएपन की बात कर, आपके दिमाग में, जनता के दिमाग में टीवी के माध्यम से इंजेक्शन लगाया जा रहा है कि ना 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 वो 5 किलो राशन। अब मनोज यादव तो मीटिंग आज 4 करके आए हैं। हमने मीटिंग में ये बोला है कि मोदी का 5 किलो राशन की कीमत कितनी, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो राशन की कीमत थी। अगर उसको एक औसत निकालूं, 3 रुपए रख के ही चलूं हाईएस्ट प्राइस पे, तो एक महीने में एक यूनिट को जो राशन 5 किलो मिलता है कितने का हुआ? 3×5=15। हेलो जी सुन रहे हैं सर। 15 रुपए का, 15 रुपए का राशन एक महीने में एक आदमी को दे रहे हो, जो पूर्व की सरकार 15 रुपए का देती है। साल भर का जोड़ लिए तो कितना हो जाएगा? रुपए के करीब, यानी 200 से कम का। तो एक इंसान को 200 रुपए का एक साल में आप राशन दे रहे हो और उसको ले कितना कुछ रहे हो, कितने टैक्सेस, कितनी महंगाई, कड़वा तेल महंगा, दाल महंगी। आप दाल तो आम आदमी खाता है ना खाता है, कड़वे तेल में ही तो सब्जी बनती है। और हमारे गांव में सब्जी किस में बनेगी? हम वो वाला वो जैतून के तेल में तो नहीं बनाएंगे ना, 5,000 रुपए लीटर वाले किसी सोयाबीन के तेल में नहीं बनाएंगे ना गांव का किसान। वो तो कड़वा तेल पे ही सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा है। तो जो महंगाई थी वो जनता को समझ में आ गई, और जो नशा दिया था, ओपीएम का नशा जो जनता को दिया था, वो पूरी तरीके से उतर चुका है। राजीव जी, प्रदीप जी, जनता कुछ और कह, और एक शब्द में फिर मैं बोल रहा हूं, जनता बदलाव की बात कर रही है। तो यादव साहब ये चीज भी बता दें फिर। सॉरी मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, मैं पूछना नहीं चाहता था, लेकिन हो सकता है कि आप इसका जवाब दें। क्वाइट अ फ्यू पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। हमारी आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उनके एक इंटरव्यू में अभी एक बड़े चैनल में उन्होंने खुद कह दिया कि ऑल आर वेलकम, आवर डोर्स आर ओपन। तो उन्होंने कहा कि जो एंकर थी, आपकी पहचान वाली एंकर हैं, बहुत बड़ी एंकर हैं, बहुत बड़ी पत्रकार भी हैं, मतलब आजकल क्योंकि जर्नलिज्म की डेफिनेशन चेंज हो गई है इसलिए बहुत बड़े पत्रकार हो गए हैं लोग। उन्होंने कहा कि साहब जो जिनके खिलाफ 9 CBI के केस हैं, शी सेड ऑल आर वेलकम। अब उन्हीं निर्मला सीतारमण जी के जो हस्बैंड हैं परकला प्रभाकर जी, ही इज अ वेरी वेल रेस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट, मतलब उन इकोनॉमिस्ट में वर्ल्ड वाइड उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी जी वापस आ गए, अगर बीजेपी वापस आ गई, तो फिर किसी और चुनाव की उम्मीद मत करिएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर आपने उनका परिचय दुनिया के बेहतरीन अर्थशास्त्रियों में दिया है जी, तो मेरी तरफ से उनके लिए एक नया परिचय है कि वो बहुत अच्छे राजनीतिक और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। ये बात मैं अपनी तरफ से उनके लिए देता हूँ। उन्होंने इस देश की जो नब्ज है, पॉलिटिकल जो चेंजेस आ रहे हैं, उसको उन्होंने बेहतर तरीके से पढ़ लिया है, जान लिया है। इसीलिए वो जनता को आगाह भी कर रहे हैं और जनता को बता भी रहे हैं कि इस देश में खतरा किस बात का। मैं SC/ST समाज के बीच में यहाँ गया और मैंने बात की। मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ राजीव जी, प्रदीप जी, आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते कि मैंने किन लेवल के लोगों से बात की। उन्होंने जानते हो मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे बाबा साहब का संविधान नरेंद्र मोदी भाजपा RSS खत्म कर देगा। हम अपने बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए इस बार वोट देंगे। दे ऑल आर वोटर्स ऑफ मायावती जी, दे ऑल आर वोटर ऑफ मायावती जी। उन्होंने हम बहन जी के कहने पे वोट इस बार नहीं देंगे। हमारे संविधान की रक्षा अगर उत्तर प्रदेश में कोई कर सकता है तो वो अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी कर सकती है। हमारे अधिकारों की, हमारे बच्चों की एजुकेशन और हमारे, उनको अधिकार आजादी के बाद मिल गए थे, चाहे पॉलिटिकल उनका अधिकार हो, चाहे उनका
शिक्षा का अधिकार हो चाहे नौकरी का अधिकार हो, उनको तो एक कई दशक हो गए उनके अधिकार को। जो 70 दशकों में जो उनको 7 दशकों में जो उनको नहीं खतरा महसूस हुआ, वो खतरा अब महसूस हो रहा, क्योंकि उनको लगा कि उनको ये सरकार सिलेंडर दे रही है, कहीं कुछ दे रही, कहीं कुछ दे रही, लेकिन उसके बदले में क्या ले रही, उनको एहसास हो गया। तो जनता निचले स्तर पे बहुत मोटिवेट है और वो जानती है कि इस सरकार के द्वारा उनका सबसे बड़ा नुकसान क्या होने जा रहा है। इसलिए मैं बहुत आश्वस्त हूं और मुझे मनोज यादव जी, ये तो आपने गरीब कल्याण, वहां नेशनल इश्यूज में आप मोदी जी को कैसे कॉम्बैट करो? राष्ट्रवाद, राष्ट्र सुरक्षा, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, डिजिटल रेवोल्यूशन, आर्टिकल 370 अब्रोगेशन, राम मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल वर्बल तलाक, 1 रैंक 1 पेंशन, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, 1 नेशन 1 टैक्स, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या ये अचीवमेंट नहीं लग रहा है आपको? बीजेपी का कहना है 70 साल में कोई अचीवमेंट किसी प्रधानमंत्री ने इतना नहीं किया जितना मोदी जी ने किया। नेशनल इश्यूज में आप कैसे उसको टक्कर दोगे मनोज यादव जी? प्रदीप जी, ये सारे इशूज जो आपने काउंटिंग करके बताए हैं सिलसिलेवार, ये ऑल इशूज इंप्लीमेंट हो रहे हैं बीजेपी के कैडर वोट्स पे। कैडर वोट्स का मतलब आप समझ गए होंगे, मेरे मुंह से मत कहलाइएगा, जिनका प्रतिशत 5% भी नहीं पूरे देश की आबादी, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। और वही इस पे चर्चा करें, जनता कुछ और चर्चा करे, जनता कुछ और बातें कर रही। ये जमीन पे इन किसी इशूज का कोई मतलब। और मैं फिर बता दे रहा हूं, ये बात एक बड़ी मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस ने कोई षड्यंत्र किया, लाइक 2019 वाला किसी तरीके की अप्रिय घटना घटी या किसी तरीके से चुनाव को मोड़ने की कोशिश की, आई प्रॉमिस टू यू, ये मेरा वादा है आपसे, चुनाव बीजेपी और बुरी तरीके से हारेगी। आज की डेट में मेरा जो ओपिनियन है, जो जनता का मिजाज के हिसाब से, बीजेपी 150 से 170 सीटों के आसपास रुक रही है। अगर ज्यादा मेहनत करेगी तो 190 तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा एंड एक भी ज्यादा सीट ना पा पाएगा। अब कोई नहीं है, क्योंकि जनता का मूड का है, जनता का मूड अपनी तकलीफों को कम करने का। मैंने लास्ट टाइम शायद आपके चैनल पे नहीं कहा, लेकिन आचार संहिता लगी है और उसके आधार पे मैं आपसे कह रहा हूं कि 4 जून को देश को सुकून मिलेगा। 4 जून देश को मिलेगा सुकून, क्योंकि इस सरकार ने किया बहुत अत्याचार जनता पे, इसलिए जनता अब सुकून चाहती है। रात को इस देश की अधिकांश आबादी, उत्तर प्रदेश चूंकि 16 करोड़ आबादी को वहन करके चलता है, अधिकांश आबादी कृषक जो हैं, कृषक हैं जो, वो रात को अपने घर पे नहीं सोते हैं प्रदीप जी, आपकी तरह मेरी तरह। वो रात भर अपने खेत की रखवाली करते हैं जी। जितने दिन खेत में कुछ नहीं होता है, यानी कि खेत खाली रहता है, उतने दिन वो अपने घर में सुकून से सोते हैं। या फिर जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनको कभी भी सुकून की नींद नहीं मिलती है। तो इस देश को 4 जून को सुकून मिलने जा रहा है और यही सबसे खुशी की बात है। तो वो अभी तक वैसा ही खतरा है क्या सर? वो जानवरों का अभी तक वैसा ही खतरा है? पूरे झुंड के झुंड अभी तक आकर के खेत चर जाते हैं क्या? पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में जो मैंने कहा कि अनाज देना एक बड़ी छोटी बात है, पूरा खेत का खेत नाश कर देते हैं जानवर। जान की भी परवाह नहीं होती है लोगों को। आज मैं जहां गोंडा में हूं वहां पे, और एक आपको आज मैं बताऊंगा, आपके चैनल पे एक्सपोज करूंगा आज उत्तर प्रदेश के बारे में। मुख्तार अंसारी जी को तो जो कहा गया मैं एक्सपोज करूंगा, लेकिन ये बात मैं पहले पूरी कर लूं। आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, उनकी फसल को तबाह कर दिया जाता है। मैं कल या परसों की बात है, मैं लौट रहा था प्रचार करके, तो एक खेत में मैंने देखा जो नील गाय होता है, काला हिरन जिसको कहते हैं, काला हिरन, नील गाय बोलते हैं सर। हाँ, नील गाय, उसको एक खेत में कम से कम 25 से 30 जानवर नील गाय उसकी खड़ी हुई हरी फसल को खा रहे थे। सोचिए, मैं अपनी आंखों से देखा। तो दिन में उसको सुकून था कि शायद दिन में नहीं चला जाएगा, लेकिन दिन में नील गाय आ गए। इसी तरह रात को खेतों में जानवर आते हैं और वो बहुत नुकसान करते हैं। तो मैं पकी हुई फसल पे तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जो बहुत सारी से गेहूं पक गया तो उसको जानवर नहीं खा पाता है, क्योंकि उसमें कटीला होता है थोड़ा सा। लेकिन जो कच्ची फसलें, उनको हरे देख के, तो कहते नहीं हरा चारा देख के मुंह में पानी आ जाना, तो वो तो जानवरों का नेचर है, उस हरे चारे की तरफ लपकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कहूंगा, गोंडा को, मुख्तार अंसारी को बदनाम किया गया, अतीक अहमद को बदनाम किया गया। ये सारे मुलजिम जेल में थे,
उत्तर प्रदेश में सांसद है कीर्तिवर्धन सिंह। मैं एक्सपोज कर रहा हूं और आपको एक ब्रेकिंग दे रहा हूं। आपको पता है आज भी गोंडा आजाद नहीं हुआ, और जानते हैं क्यों नहीं आजाद हुआ? इतना खौफ है यहाँ पे। मैं व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं कि यहाँ पे कोई आप किसी से समर्थन मांगो तो वो आपके पास खड़ा नहीं होना चाहता है। अगर राजा के व्यक्ति को पता चल गया कि वहां पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मीटिंग कर दी गई है, तो अगले दिन उस प्रधान का, उस बीडीसी का, उस गांव के व्यक्ति को राजा की कोर्ट में जाना पड़ता है, महल में, और उसको वहां दबाया जाता है, डांटा जाता है, मारा जाता है, और ये कहा जाता है कि कोई मीटिंग मत करवाओ। यहाँ की जनता के ऊपर इतना अत्याचार, उसके बाद भी हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने दिन अत्याचार नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में गोंडा एक ऐसा जिला है, इस बात को कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने सामंतवाद पूरी तरीके से पनपा रखा है। गोंडा गरीब को, पिछड़े को, दलित को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं। 50 बूथ चिन्हित किए हैं। कीर्तिवर्धन सिंह सुन ले, बीजेपी सुन ले, अमित शाह सुन ले, और नरेंद्र मोदी भी सुन ले। 50 बूथ ऐसे मैंने चिन्हित किए हैं हमारी पार्टी में, जहां साइलेंट बूथ कैप्चरिंग होती है। कल्पना कर सकते हैं आप आज के समय में? और सेंट्रल फोर्सेस खड़ी होंगी, उत्तर प्रदेश की पुलिस खड़ी होगी, अधिकारी खड़े होंगे, मजिस्ट्रेट खड़े होंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट खड़े होंगे, लेकिन यहाँ साइलेंट बूथ कैप्चरिंग होती है। कल्पना करके दे सकते हैं योगी आदित्यनाथ को शर्म नहीं आती है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला जो अभी भी आजादी के लिए तड़प रहा है, उसको आजाद नहीं करा पाए आप लोग। 10 सालों से डबल। ये दूसरे राजा भैया, इनको भी राजा भैया मेरे ख्याल से छोटे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, राजा भैया छोटे हैं। राजा भैया का नेचर, मैं व्यक्तिगत तौर पर, अरे वो बहुत बढ़िया आदमी है, हम अरे बहुत अच्छी तरह जानते हैं उनका नेचर अच्छा है, वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोगों से मदद करते हैं। जस्ट फॉर व्यूअर्स प्लीज डोंट कंफ्यूज द टू, माय फॉल्ट। वो रघुराज प्रताप सिंह जी हैं, ये कीर्तिवर्धन सिंह जी हैं जिनकी बात हो रही है, वो कीर्तिवर्धन सिंह जी हैं। जी जी, अब आप कितने, जैसे साइलेंट बूथ कैप्चरिंग होता है, वैसे उत्तर प्रदेश साइलेंट माफिया है कीर्तिवर्धन सिंह। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, साइलेंट माफिया, मतलब जिनके बारे में देश नहीं जानता है। तो इस बार उल्टा क्यों होगा? उल्टा इसलिए होगा कि उनको पीडीए से लड़ना पड़ रहा है। अब पीडीए जब जुड़ता है ना, तो बहुत मजबूती से जुड़ता है। इस बात को आप राजीव जी पूरी ईमानदारी से जानिएगा। पीडीए मतलब पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक। यहाँ टोटल अगर मैं काउंट करता हूं तो उसका वोट मेरे ख्याल से एक तराजू में रख दो तो दूसरा वाला ऐसे ही अपने आप हवा मुड़ जाएगा, वो तौल भी नहीं पाएगा। तो बीजेपी तो कह रही है, बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ थे आज अभी, वो कह रहे थे 80 में से 80 आएंगी हमनी, अगर इनकी किस्मत अच्छी है तो शायद 1 या 2 सीट ले लेंगे, ऐसा कहा है। देखिए ये सारी बातें वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए करते हैं। खैर उनके लिए हम एक ही बात कहेंगे, जैसी ऊपर से परीक्षा दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है, जैसा गुरु मंत्र छोड़ा जाता है, वही तो बोलेंगे। और क्या कोई उनको ऑब्जर्वेशन तो है नहीं कि वो अपनी बात कह ले। मैंने देखिए अभी भी टिकटॉक सीटों के बारे में आपसे नहीं कहा, मैंने ये कहा कि हम रथ रोकने जा रहे हैं। क्यों? पता चला मैं कह दूं भैया अब 40 आ रही हैं, और पता चला अंडर करंट ने मारा 440 वोल्ट का करंट, वो पता चला 70 पे रुकी, तो मेरी बात भी गलत हो जाएगी। इसलिए मैं अभी बहुत संभल के कह रहा हूं, कितनी आएंगी ये बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा। पहले चरण का चुनाव होने दीजिए, हम सीटें बता देंगे। लेकिन एक अमूमन अगर पूरा प्रोस्पेक्ट, हमारी जो सबसे बेस्ट सीट हम लड़ रहे हैं, जो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, वो लगभग 40+ के करीब है आज की डेट में, जो हम बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, मतलब जिसपे हमारी हार बिल्कुल किसी भी तरीके से होनी ही नहीं है। और 5 से 50 हो गए तो आप मोदी जी के विजय रथ को उधर ही रोक दिया उत्तर प्रदेश में। नहीं, फिर तो बीजेपी की सरकार नहीं आती सर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोदी जी से एक गलती हो गई थी, और उस गलती की भरपाई मोदी जी नहीं कर पाएंगे 2024 में। गलती ये हुई थी कि 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी जीतने जा रही, इन लोगों ने षड्यंत्र करके एक सीट जिलेवार हरा दी, तो 75 सीट तो हमारी यही कम हो गई। 125 सीटें लगभग हमारे गठबंधन को मिली। तो जो 1-2 सीटें जिलों में बेईमानी करके हराई गई, जो बड़े मार्जिनल वोट से हराए, बहुत छोटा छोटा मार्जिन था उनका, तो उसकी भरपाई नरेंद्र मोदी को करनी पड़ेगी, और वो भर नहीं पाएंगे सर। और पोस्टल वोट का भी कुछ हुआ था पिछली बार, पोस्टल वोट्स को लेकर भी काफी कुछ हुआ था, वो काउंट ही नहीं किया। बहुत सारी चीज देखिए, जैसे उन्होंने टीवी पे बहुमत दे दिया और फटाफट पता चला सब बेईमानी शुरू कर दी।
तो उसका रिएक्शन बहुत तगड़ा है। जनता बना रही थी बदलाव की सरकार, वो आपने जबरदस्ती अपनी सरकार बना ली, तो अब जनता कह रही है उस वाले में नहीं कुछ कर पाए, इसमें हम कुछ ज्यादा दबा देंगे बटन और आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए मैं तो कोटि कोटि नमन करूंगा। उन्होंने जो गजब के टिकट दिए, हर व्यक्ति यही कहता है उत्तर प्रदेश में। और वो टिकट जानते हैं कैसे हैं? बीजेपी की झोली से 4 लाख वोट बाहर, बीजेपी की झोली से 5 लाख वोट बाहर, बीजेपी की झोली से 3 लाख वोट बाहर, इस तरह के टिकट हैं। और जब वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख वोट जब इधर भाग रहा है, तो जानते क्या हो रहा है? जो 1-1.5 लाख वोट जो ऐसे जिसे कहते हैं मूव कर जाता है चुनाव में, जिसका लहर बन जाता है, वो भी मूव कर रहा है। इस वजह से उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर। महाराष्ट्र में क्या होगा ये आप बेहतर समझते हैं। मैं बहुत समुद्र 7 समंदर नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ हजारों किलोमीटर दूरी पे मैं बैठा हूं, तो मुझे वहां का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश, नरेंद्र मोदी गुजरात कंपनी का रथ रोकने जा रही है। बीजेपी को उतनी सीटें मिलेंगी उत्तर प्रदेश से जितने में सम्मानजनक विपक्ष के रूप में वो बैठ सके। Right, thank you so much, sir. Manoj Yadav ji, always a pleasure talking to you. Wonderful talking to you, and for your incisive analysis, we must thank you again. एक बार फिर आपको ईद मुबारक और नवरात्र मुबारक। आपको भी नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दूसरा नवरात्र है। जय माता दी। थैंक यू सर, नमस्कार। जय माता। Well, the Samajwadi Party seems to be confident. Absolutely confident. And if this PDA thing actually works, Yes. oh God, that's going to be a real problem for the BJP. Let's be very clear, because पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगर ये तीनों लोग मिल गए, what's left? 83%. Totally. In total, these are 83%. Yes. और 85% depends. उसमें से अगर 60 या 70% भी आपके पास आ जाते हैं, it's a clean sweep. अगर आ जाते हैं तो one never knows. But these guys are clever. BJP is very very clever. अगर आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो बीजेपी में तो इसके बारे में बहुत पहले बात हो चुकी होगी. They must have worked out all the pros and cons and everything else. I am reasonably certain they will also put up a lot of independent candidates just to divide the Dalit vote, to divide the Pichhda vote, and to divide the Muslim vote. I am reasonably certain they'll do that, exactly what they did to Rahul Gandhi in Amethi in 2019, if you remember. Exactly. I mean, Maybe that is the reason why they are not announcing Rahul Gandhi's name अभी तक अमेठी से, कि सामने एक इंडिपेंडेंस की फौज तैयार हो जाएगी. exactly. शायद इस वजह से. Yes, yes. So Pradeep ji, we are now at 9:16, 9:17. Should we take comments today or shall we take them tomorrow? Tomorrow. We'll take them tomorrow. Yes. Right. Thank you so much. That is just about it. आप सब लोगों को ईद मुबारक. चांद दिख गया है. और दुबई में ईद मनाई जा चुकी है, सऊदी अरेबिया में भी मनाई जा चुकी है, अब हिंदुस्तान की बारी है. तो ऑल द वेरी बेस्ट यू. ईद मुबारक आप सबको, और नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं. चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और वो घंटी जो बज रही है ना, बेल आइकन के ऊपर जरा प्रेस कर दें. थैंक यू सो मच. दैट्स इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय सिया राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव.